हेलो एवरीवन। पिछली सीरीज में हमने जो वीडियो पिछला डाला था उसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि जो नेट है उसका क्या सिलेबस होता है, और उसमें पेपर वन में और पेपर टू में अर्थशास्त्र के लिए क्या सिलेबस है। तो क्योंकि हमने पहले बताया था कि पेपर टू जो है अर्थशास्त्र जो है, जिसको हम आ, आज से शुरू करने वाले हैं, जो बेसिकली मेरा विषय रहेगा पढ़ाने का। तो आज मैं अर्थशास्त्र वाले पेपर टू में पहले जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उस पर बात करने वाली हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली जितना भी सिलेबस है वो उस सिलेबस में जितनी यूनिट्स हैं और हर यूनिट में जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे टॉपिक अपने आप में बड़े टॉपिक हैं। जैसे पहला टॉपिक अगर आप इसमें देखेंगे तो उपभोक्ता व्यवहार दिया गया है। अब उपभोक्ता व्यवहार अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, उसमें कई छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं। तो हम एक एक करके सबको देखने समझने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं इस क्लास इस वीडियो के दौरान जो बात करने वाली हूँ वो उसी के एक सब टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। तो उपभोक्ता, ये बेसिकली उपभोक्ता व्यवहार जो है इसमें मेनली हम जानना चाहते हैं इसको, अंग्रेजी में अगर समझें तो कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर में जो हम समझने वाले हैं या बात करने वाले हैं वो ये है कि एक उपभोक्ता अर्थशास्त्र के दायरे में, जब हम बात करते हैं कि रुपया पैसा ये सब चीजें, तो आप जब दुकान पे जाते हैं, आप जब बाहर जाते हैं वस्तुएं और सेवाएं खरीदते या बेचते हैं, तो उस दुनिया में या उस परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करते हैं वो इस उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांतों के अंतर्गत अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। इसमें एक सब टॉपिक है जो कि है उपयोगिता, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है मेरे ख्याल में। उपभोक्ता जिसे यूटिलिटी कहते हैं, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है उपयोगिता। समझेंगे कि उपयोगिता क्या है, कितने प्रकार की होती है, इन्हें किस प्रकार से मापा जा सकता है, और मापने की जो अलग अलग विधियां हैं वो क्या हैं। तो बेसिकली अगर उपयोगिता से हम कुछ समझना चाहते हैं तो वो ये है, उपयोगिता बेसिकली एक तरीके का हमको होने वाला फायदा है। उपयोगिता हमें एक प्रकार की होने वाली संतुष्टि है, लेकिन अर्थशास्त्र के संदर्भ में या अर्थशास्त्र की भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो उपयोगिता बेसिकली हमारी आवश्यकता को किसी वस्तु या सेवा की, बेसिकली, या हम जो वस्तु सेवा खरीदते हैं, मान लें आप मार्केट से कुछ भी सामान खरीदते हैं, उसको उस वस्तु या सेवा को खरीद के हमारी जो आवश्यकता की पूर्ति होती है वो हमारी उपयोगिता है। तो किसी वस्तु या सेवा की हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। तो बहुत सरल शब्दों में अगर हम समझें तो किसी वस्तु सेवा की आवश्यकता को पूर्ति करने की जो शक्ति है, आवश्यकता की पूर्ति, आपकी आवश्यकता या इच्छा इच्छा बेसिकली कई हो सकती है, लेकिन यदि उस कोई भी वस्तु या सेवा उससे आपको कोई लाभ प्राप्त हो रहा है तो जाहिर है वो आपकी इच्छा है। तो आवश्यकता की पूर्ति की शक्ति क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। अच्छा, उपयोगिता में इसको मापने के जाहिर है दो तरीके आप लोगों ने, बहुत ये शुरुआती टॉपिक है तो आप लोगों ने इस बारे में पहले ठीक ठाक पढ़ रखा होगा। हालांकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो उपयोगिता दो तरीके से इकोनॉमिक्स में मापी जाती है। एक तो क्रमवाचक तरीके से, दूसरी गणनावाचक तरीके से। क्रमवाचक तरीका जिसको ऑर्डिनल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में, ऑर्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट, और गणनावाचक जो वो है यूटिलिटी, इसको कार्डिनल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है।
आज के वीडियो में हम कार्डिनल यूटिलिटी पे फोकस करेंगे। गणनावाचक या कार्डिनल यूटिलिटी जो है, इसका जैसे कि इसका नाम है गणना, जिसका गणना मतलब मेजर करना, जिसको मेजर किया जा सकता हो नंबरों में, इकाइयों में, रुपए पैसे, किसी किसी भी इकाई के टर्म में। तो बेसिकली ये जो मेजर है, ये जो मापन की विधि है, ये अल्फ्रेड मार्शल एक प्रोफेसर, एक इकोनॉमिस्ट है, एक रेनाउंड इकोनॉमिस्ट रहे हैं, जिन्होंने ये विधि या प्रविधि दी है। तो अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दी गई गणनावाचक प्रविधि में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होती है और इसके थ्रू उपयोगिता किस तरीके से मापी जा सकती है। इनका जो मेन पॉइंट है, ये कहते हैं कि उपयोगिता उसी तरह बेसिकली मापी जा सकती है जैसे दूध को हम लीटर में माप लेते हैं, दूरी को किलोमीटर में माप लेते हैं, या दूसरी किसी भी चीज को मापने की डिफरेंट डिफरेंट इकाइयां हैं। उसी तरीके से ये जो यूटिलिटी है, जो हमारी उपयोगिता है, जो बेसिकली वस्तु है सेवा की जो शक्ति है आवश्यकता को पूरा करने की, उसको भी हम नंबर्स में या इकाइयों में क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। इन इकाइयों को इन्होंने अपनी भाषा में यूटिल कहा, यूटिल्स बोलते हैं। तो ये जो गणनावाचक कार्डिनल यूटिलिटी है, इसके बेस पे आगे बढ़ने पे हम देखेंगे कि इसको जैसे अगर कोई मान ले कि आप किसी आपने एक गिलास पानी पिया और उससे आपको कुछ संतुष्टि प्राप्त हुई। अगर वो एक गिलास पानी पीने से जो संतुष्टि प्राप्त हुई, आप उसे किसी इकाई में ट्रांसफर कर सकें। आप कह सके कि मुझे इससे, अगर पैसे के टर्म में, मुद्रा के टर्म में अगर हम मापना चाहते हैं, तो 10 रुपए के बराबर संतुष्टि प्राप्त हुई। कि जैसे अब हम दुकान पे जाते हैं मान ले, तो अगर हमने कोक की बोतल खरीदी है या कोई भी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक खरीदा है, और उसको लेने के बाद तो उसका जो प्राइस है, अगर हमें उसके बराबर यूटिलिटी प्राप्त होती है, तो हमें ऐसे लगता है कि हमने जितना पैसा मतलब अ, बनना चाहिए था उतना पैसा दिया है उसका, है ना। तो इस तरीके से कार्डिनल यूटिलिटी, इस तरीके से जो कार्डिनल यूटिलिटी है, वो अ, किसी भी वस्तु या सेवा से मिलने वाली संतुष्टि को मापने का एक तरीका है बस। इसके अंतर्गत हम ये समझते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी को समझने के लिए, गणनावाचक उपयोगिता को समझने के लिए हम इसके अंदर और जाएंगे तो समझेंगे कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है। इसको बेहतर से समझने के लिए, इस उपयोगिता को मापने के ये कुछ तरीके हैं जिनको हम समझेंगे, और इसमें ही हम समझेंगे कि कुल उपयोगिता क्या है। फिर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में कुछ कुछ जो आपसी संबंध है, रिलेशन है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसी गणनावाचक उपयोगिता के अंतर्गत हम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता को भी समझेंगे, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। मांग के नियम को भी इसके थ्रू परिभाषित किया गया है। हालांकि मांग के नियम को परिभाषित करने के लिए दूसरे और भी अर्थशास्त्रियों ने दूसरे नियमों के थ्रू मांग वक्र को बनाया है, लेकिन इस ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के थ्रू भी मांग वक्र बनाया जा सकता है। तो ये तीन चीजें और एक सम सीमांत उपयोगिता भी हम समझेंगे, लेकिन साथ में उपभोक्ता व्यवहार भी हम समझने की, उपभोक्ता अतिरेक भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करती हूँ इस पॉइंट को यहाँ ऐड कर देती हूँ। उपभोक्ता अतिरेक, ठीक है। तो ये इनको एक एक करके मैं साथ में अंग्रेजी में भी इनके जो टर्मिनल वर्ड्स हैं, अंग्रेजी रूपांतरण जो है, मैं बोलती चली जाऊंगी साथ में। खैर, इतना समझने के बाद अब हम अ, आगे चलते हैं। ये सब बेसिकली इसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन सब को मापने के लिए हम एक ही तरीके का मापन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम किसी भी उपयोगिता को, किसी भी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को किसी इकाई में माप सकते हैं। पहले हम समझते हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या है। इसको अंग्रेजी में मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है।
मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली जैसे इसका नाम है, आप समझे नाम से, अगर हम इसे समझें सीमा के अंत में एक चीज की लिमिट और उसके बाद कुछ शुरू होता है, तो इसे बहुत ही सरल शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका सीधा जो शाब्दिक रूपांतरण हो सकता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, वो सिर्फ ये है कि एक अतिरिक्त इकाई। अब एक अतिरिक्त इकाई से क्या मतलब है? मान लें कि आपने कोई वस्तु खरीदी, मसलन आम, ये एक फल है जो आपने खरीदा, तो इसकी एक इकाई आपने, इस एक इकाई से आपको मान लो यूटिलिटी प्राप्त हुई 6 यूटिल्स के बराबर, ठीक है। अब दूसरी इकाई जब आपने खरीदी तो उससे जो आपको यूटिलिटी प्राप्त हुई वो अगर मान लें कि 5 यूटिल्स के बराबर प्राप्त हुई, तो ये जो उपयोगिता है, पहली इकाई से जो आपको यूटिलिटी प्राप्त हुई थी वो 6 के बराबर है। हम्म। और दूसरी इकाई से जो आपको यूटिलिटी प्राप्त हुई वो 5 के बराबर है। इन ये जो दूसरी इकाई है, अगर आप इसको बाद में ऐड कर रहे हैं तो ये जो दूसरी इकाई है, एक इकाई के बाद ये जो दूसरी इकाई है वो आपकी एक अतिरिक्त इकाई है, ठीक है। थोड़ा और आगे जाने पर मान लें तीसरा आम अगर आपने खरीदा और खाया, उससे जो आपको यूटिलिटी प्राप्त हुई वो आपकी 4 के बराबर यूटिलिटी। अगर ये 4 के बराबर यूटिलिटी है तो मान लें आपने पहले 2 आम ले चुके हैं आप, और तीसरे आम से, पर्टिकुलर तीसरे आम से आपको 4 के बराबर यूटिलिटी प्राप्त हुई है, तो पहले 2 आमों के अतिरिक्त आपको जो यूटिलिटी तीसरे आम से प्राप्त हुई वो आपकी क्या कहलाती है? सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो कुल उपयोगिता में एक एक्स्ट्रा, एक अतिरिक्त इकाई जोड़ने पर उस अतिरिक्त इकाई की वजह से आपको जो यूटिलिटी, जो उपयोगिता प्राप्त होगी वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा जो वो है कुल उपयोगिता। हम इन दोनों को और आगे समझेंगे, फिलहाल इसको इस तरह इनकी परिभाषाओं के तौर पर समझ लेते हैं। अब कुल उपयोगिता बेसिकली आपने जितने भी इकाइयां एक वस्तु की खरीदी हैं और उनकी उपयोगिता ली है, तो उनको टोटल ऐड करके आपको जो उपयोगिता प्राप्त होगी वो आपकी कुल उपयोगिता होगी। मान लें जैसे आपको ये शुरू में, ये मान लें ये नहीं है, ठीक है। तो 2 इकाइयां आपने खरीदी हुई हैं और 2 इकाइयों से आपको जो टोटल यूटिलिटी है वो, ये तो 6 और 6 + 5, तो आपको जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी है? 11 के बराबर। अब यदि आप तीसरी इकाई खरीद लेते हैं और इससे आपको जो यूटिलिटी प्राप्त हो रही है वो आपकी 4 के बराबर है, तो ये तो है 11, 11 + 4, तो आपको जो यूटिलिटी प्राप्त होगी, कुल उपयोगिता जो प्राप्त होगी वो कितने के बराबर होगी? 15 यूटिल्स के बराबर होगी। तो इस तरीके से आप और इकाइयां ऐड करते जाएंगे, लेकिन जब आप कुल उपयोगिता निकालेंगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर निकालेंगे कि जब आपने एक वस्तु का उपभोग, एक एक इकाई वस्तु की एक इकाई का उपभोग किया है, तब कुल उपयोगिता क्या है। दूसरी इकाई जब उसमें ऐड कर दी तो 2 इकाइयों की वजह से कुल उपयोगिता क्या है। इसी तरीके से 3 इकाइयों की वजह से कुल उपयोगिता क्या है ना। धीरे धीरे जैसे आप इकाइयां जोड़ते जाएंगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे यदि हमने चौथी इकाई जोड़ दी और उससे प्राप्त होने वाली जो कुल उपयोगिता है वो मान लें 3 है, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगी। अब हम ये, लेकिन अब हम जब कुल उपयोगिता को नापेंगे तो 4 इकाइयों के लिए नापेंगे, ठीक है। तो ये कुल उपयोगिता इतनी हो जाएगी। तो कुल उपयोगिता बेसिकली जो ये इसका योगात्मक व्यवहार है। गणनावाचक जो उपयोगिता होती है वो अपने व्यवहार में या अपने नेचर में योगात्मक होती है, इसीलिए हम कुल उपयोगिता उससे निकाल पाते हैं। इस तरह के कभी कभार प्रश्न नेट में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई कुल उपयोग, आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर्मूला के टर्म में अगर हम समझे तो उससे पहले हमें एक बार टेबल समझनी पड़ेगी कि ये जो टेबल हमने बनाई हुई है, चलें इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। इसमें अगर आप देखें
तो अगर हम कुछ इकाइयां और जोड़ दें तो अच्छा, हमने हमेशा ही सीमांत उपयोगिता घटती हुई लिखी है। ऐसा इसलिए कि सीमांत उपयोगिता जब भी मानवीय व्यवहार की वजह से, हमारा जो मनोवैज्ञानिक व्यवहार है वो इस तरीके का है कि कोई भी वस्तु जब हमें ज्यादा से ज्यादा मिलती जाती है तो हम उसके प्रति कम आकर्षित होते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ज्यादा वस्तु, बहुत ज्यादा आम आपको खाने को मिलेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको आम अच्छा लगना बंद हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ही एक वस्तु को अगर आप उपभोग लगातार करते रहते हैं तो एक पॉइंट ऐसा होता है कि आपकी उपयोगिता, उस वस्तु की उपयोगिता आपके लिए कम होती जाती है। इसीलिए पहली इकाई के लिए जो उपयोगिता आपकी होगी सीमांत उपयोगिता होगी, दूसरी अतिरिक्त इकाई के लिए उतनी उपयोगिता आपकी, उतनी संतुष्टि आपको प्राप्त नहीं होगी उस वस्तु से, और तीसरे के लिए वो और कम हो जाएगी, चौथी के लिए वो और कम हो जाएगी, और इस तरीके से हर अगली इकाई के लिए वो घटती चली जाएगी। तो अगर पांचवी इकाई को बहुत सरल सा समझने के लिए, पांचवी इकाई को अगर हम मान लें कि उपयोगिता 2 हो गई, छठवीं इकाई के लिए 1 हो गई, सातवीं इकाई के लिए उपयोगिता आपकी 0। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी आता है जब उपयोगिता बिल्कुल आपके लिए 0 हो जाती है। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मान लें आप खाना खाने बैठे हुए हैं कहीं, तो खाना खाने गए हुए हैं और उस जगह अ, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस टाइम पे आप एक अलग, एक मतलब एक अतिरिक्त पूड़ी या अतिरिक्त रोटी खा ही नहीं सकते। मतलब आप उस खाने से पूरी तरह संतुष्ट हो चुके हैं। तो वो आपकी 0 यूटिलिटी को, मतलब सीमांत उपयोगिता, एक अतिरिक्त इकाई आपको दी जा रही है, लेकिन उस इकाई को लेने से, कंज्यूम करने से, वो करने से उसका आपको कोई यूटिलिटी उससे प्राप्त नहीं है, आपकी उपयोगिता में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, वो बढ़ नहीं रही है बेसिकली। तो वो आपकी वो स्थिति होगी जब आपकी सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी। तो अगर हम इनसे कुल उपयोगिता को मापने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें तो यहाँ कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी? कुल उपयोगिता तो बेसिकली इनको ऐड करने से निकल रही है, क्योंकि इसमें योगात्मक व्यवहार होता है। तो इस तरीके से अगर आप इसको ग्राफ में समझने की कोशिश करेंगे, इस तरफ अगर हम उपयोगिता को रख ले, मान ले सीमांत उपयोगिता को, और इस तरफ अगर आप इकाइयों को रख लें, वस्तुओं की जो इकाइयां हैं, सीमांत उपयोगिता इकाइयां एक, ठीक है। और अगर सीमांत उपयोगिता को आप इस तरीके से रख लीजिए, 1 2 4 रख सकते हैं ना, थोड़ा इजी होगा। ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अच्छा, पहली इकाई के लिए जो आपकी उपयोगिता है वो मान ले ये है, तो हमने इसको मिला दिया, उपयोगिता 6 है। आप अगर, हम इस टेबल के बेस पे इस ग्राफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और अभी हम सीमांत उपयोगिता के लिए ग्राफ बना रहे हैं, इकाई, और इधर हमारी उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है। आप लोग देख पा रहे होंगे शायद। तो पहली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता ये है, दूसरी इकाई से जो सीमांत उपयोगिता आपको प्राप्त हो रही है वो 5 है, तो इन दोनों के बीच में कहीं इसको ऐड करें। तीसरी इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता आपकी 4 है, दूसरी चौथी इकाई से, इसके बाद जो चौथी इकाई है इससे जो उपयोगिता आपको प्राप्त हो रही है वो ये 3 है, ठीक है। और आगे इसी तरीके से अगर हम चलते जाएं तो एक इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है, और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जब आपकी उपयोगिता 0 है, तो वो यही पॉइंट हो जाएगी, क्योंकि सातवीं इकाई से आपकी सीमांत उपयोगिता में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब हम अगर इन पॉइंट्स को, जो इस ग्राफ पे पॉइंट्स हैं, इनको अगर मिलाने की कोशिश करें तो एक लाइन बनती है। ये आपकी जो लाइन है, इसको अगर हम नॉर्मली यहाँ बनाने की कोशिश करें तो ये जो लाइन है ये आपकी कुछ इस तरीके से कट करते हुए जाएगी। यहाँ पे वो 0 पॉइंट है जब आपकी उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता बेसिकली 0 हो जाती है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हम कुल उपयोगिता को समझने की कोशिश करें तो कुल इसी पर्टिकुलर उससे
अच्छा, ये जो जीरो है, इसके बाद अगर आप और कंज्यूम करते हैं, आप और उपभोग करते हैं, तो आपकी जो उपयोगिता है वो लगातार और कम होती जाएगी। मतलब अब उपयोगिता आपकी माइनस में चली जाएगी। जैसे कि आप अगर, आपको जबरदस्ती एक पूड़ी खिलाई जाती है, जबरदस्ती एक रोटी खिलाई जाती है, तो उससे जो आपका मुंह बनता है, जो आपको खराब लगता है खाने के बाद, या आपको परेशानी भी हो सकती है, वो खाने की वजह से आपकी यूटिलिटी बढ़ी नहीं, संतुष्टि बढ़ी नहीं, और ज्यादा कम हो गई। तो ये जो है, ये आपकी जो सीमांत उपयोगिता है उसको माइनस में कर देगा। इसको अगर हम इस ग्राफ पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ, अब आप, क्योंकि ग्राफ जीरो से नीचे माइनस में जाता है ना, तो ये -1 हो गया। तो इसके लिए 8वीं इकाई के लिए आपका जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं बनेगा, और ये अगर आप इससे जोड़ने की कोशिश करें तो आपकी उपयोगिता जीरो के बाद माइनस में जाने लगती है। अब अगर इसके बाद हम कुल उपयोगिता को अगर समझ रहे हैं, तो कुल उपयोगिता जो है उसमें, इसी में कुल उपयोगिता, ये जो, जैसे मैं पहले बताया, ये जो इकाइयां हैं, ये आपको एक इकाई से जो कुल उपयोगिता हो रही है वो 6 के बराबर है। दो इकाइयों से जो कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो 11 के बराबर है, क्योंकि इसमें दो वस्तुओं की अतिरिक्त इकाई का जो उपभोग है उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा। इसी तरीके से 3 इकाइयों के लिए 15, 4 इकाइयों के लिए 18, 5 इकाइयों के लिए 20, 6 के लिए 21, 7 के लिए 21 ही रहेगी, क्योंकि 7वीं इकाई से आपको कोई अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। 8वीं इकाई से जो संतुष्टि आपको प्राप्त हो रही है वो उससे जीरो से भी कम है, तो आपकी जो कुल उपयोगिता है वो घटकर 20 रह जाएगी। ठीक है। अब अगर हम इस वस्तुओं की बढ़ती हुई इकाई के साथ कुल उपयोगिता को प्लॉट करने की ग्राफ में कोशिश करते हैं, ठीक है, और इस तरफ अगर हम इकाइयां लेते हैं, जो इकाइयां हमने कंज्यूम की हैं, ये वो वस्तु है जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, इस तरफ हम कुल उपयोगिता को समझ रहे हैं। अब अगर हम पिछली बार देखें कि पहली इकाई से जो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही थी वो 6 थी, और दूसरी इकाई से जो प्राप्त हो रही थी वो 11 थी। इसको अगर प्लॉट करते हैं तो पहली इकाई से जो कुल उपयोगिता है वो 6 है, दूसरी इकाई से जो कुल उपयोगिता है वो 11 है, तीसरी इकाई से जो कुल उपयोगिता है वो 15 है, और चौथी इकाई से जो कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो 18 है। इसके बाद 20, 21, और इसके बाद 21, 21 यहाँ कहीं बीच में, और 7वीं इकाई से भी जो उपयोगिता आपको प्राप्त हो रही है वो 21 ही है, क्योंकि एक अतिरिक्त इकाई से आपको कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं हुई, मतलब जीरो थी। और 22वीं, मतलब हाँ, 8वीं इकाई से जो उपयोगिता आपको प्राप्त हो रही है वो माइनस में है, तो वो वापस 20 है। तो आप यहाँ कहीं इसको जोड़ेंगे। ये पॉइंट्स अगर आप जोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। अब अगर इसको नॉर्मली ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं तो ग्राफ आपको कुछ ऐसे नजर आएगा। ठीक है। इसका मतलब कि पहले आपकी कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, और एक पॉइंट के बाद कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है, और उसके बाद वो गिरने लगती है। सीमांत उपयोगिता का ग्राफ हमेशा गिरता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि सीमांत उपयोगिता हर एक अगली वस्तु की जो संतुष्ट देने वाली जो संतुष्टि है वो क्योंकि कम होती जाती है, इसलिए सीमांत उपयोगिता का ग्राफ गिरता जाएगा। अब इन दोनों में कुछ आपसी रिलेशंस होते हैं जब हम इन दोनों को, क्योंकि कुल उपयोगिता जो बन रही है वो एक अतिरिक्त इकाई को ऐड करके, योग करके बन रही है। तो इसलिए सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता की जो दर है, जो बदलने की प्रवृत्ति है, जो चेंज है इसमें, वो किसकी वजह से आ रहा है? हर एक सीमांत उपयोगिता की वजह से आ रहा है। जो भी हमारी सीमांत उपयोगिता है उसकी वजह से कुल उपयोगिता में परिवर्तन हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हम इस ग्राफ को
हम अगर टेबल में समझने की कोशिश करें तो जहां पे सीमांत उपयोगिता हमारी जीरो है, वहां पर कुल उपयोगिता आप देखें तो स्थिर हो जाती है। स्थिर हो जाने का मतलब यह है कि कुल उपयोगिता में कोई वृद्धि नहीं देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि आप जब कुल उपयोगिता आपकी जीरो है, सॉरी सीमांत उपयोगिता आपकी जीरो है, तो कुल उपयोगिता यहाँ स्थिर हो जाती है। तो ये जो इसका ढाल बनेगा यहाँ कुल उपयोगिता के ग्राफ का, वक्र का, वो ढाल जीरो होगा। ठीक है, कोई ढाल नहीं है, एक सीधी रेखा आपको देखने को मिलेगी। जब जब सीमांत उपयोगिता आपकी गिर रही है तब तब आप देखेंगे कि कुल उपयोगिता आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है ना। तो इसका ढाल आपको इसमें एक ढाल नजर आएगा, बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसकी जो बढ़ने की दर है वो गिरती हुई है। देखिए हर बार क्योंकि सीमांत उपयोगिता को योग करके बनाई जा रही है, तो उनकी जो कुल उपयोगिता के बढ़ने की दर है वो सीमांत उपयोगिता की गिरने की दर पर निर्भर कर रही है। इसके बाद आप तीसरी जगह अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये जो आपकी सीमांत उपयोगिता है वो कुल उपयोगिता है वो गिर रही है, और सीमांत उपयोगिता आपकी माइनस में। तो जब जब सीमांत उपयोगिता आपकी निगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, तब तक आपकी कुल उपयोगिता जो है वो गिरती हुई, कहीं भी नहीं लिखा। एक्स अक्ष पर जैसे कि हम इकाइयां देख रहे थे, और वाई अक्ष पर हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, क्योंकि हमने इसमें दोनों वक्र बनाए हुए हैं, तो इसमें कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो हमें समझ आया वो ये कि जैसे जैसे जब जब सीमांत उपयोगिता जब तक गिरती है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ रही है। एक पॉइंट पर जब सीमांत उपयोगिता जीरो हो जाती है, कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है, और उसके बाद सीमांत उपयोगिता जब जब ऋणात्मक होती है, कुल उपयोगिता गिरने लगती है एक पॉइंट के बाद। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है।